अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बजट के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम पोस्ट बजट एनालिसिस। आज हम आपके सामने करेंगे और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सो बजट 2015-2016 अनाउंस किया गया वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से। आज हमेशा की तरह ट्रेडिशन है कि पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस होती है। इसहाक डार साहब ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की। बहरहाल बजट आने के बाद आम बंदे ने अपने कंसर्न शो किए हैं। उसने कहा कि मेरे लिए रिलीफ नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCCI ने और इसके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि इस बजट में आम बंदे के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल अगर आप ओवरऑल तमाम इश्यूज़ को देखें जो हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन तमाम इश्यूज़ को देखते हुए, जिसमें बिजली का बहरान है, जिसमें दहशतगर्दी की जंग है, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले वो नहीं हुई। अब क्योंकि वो नहीं हुई तो इन 2 बरसों में तमाम मसाइल हल नहीं हो सकते थे। बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हैं। इस बजट में इसहाक डार साहब ने कहा कि ये बजट अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने मेंशन किया तनख्वाहदार तबके को। उन्होंने कहा कि हमने उस पर टैक्स कम किया है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ और भी कंसर्न्स थे टैक्सेशन के हवाले से भी उनका उन्होंने तज़किरा किया। सबसे बड़ा सवाल ये है जो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे कि 3,103 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट हमने रखा है माली साल 2015-2016 के लिए, तो सवाल ये है कि 3,103 अरब रुपए जमा कहां से होंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंशन नहीं की है, अपनी टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया है। और इसके अलावा मजीद जो रिफॉर्म ओरिएंटेड जो स्टेप्स लेने थे वो भी हमें काफ़ी हद तक मिसिंग नज़र आए हैं, ख़ास तौर पर होलसेल रिटेल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि दोनों मिलाकर तकरीबन 40% हमारी मईशत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखना यह कि सूबे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब ये सूबों का काम है कि वो इसे अंडर टैक्स करें। बहरहाल सेल्स टैक्स 1250 अरब रुपया कलेक्ट किया जाएगा माली साल 2015-2016 में, और 135 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जाएगी। ये दोनों मिलाकर 1385 अरब रुपए बनते हैं, विच मेक्स 45% आउट ऑफ टोटल टैक्सेशन। सो 45% जो टैक्स है वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की मद में हासिल किया जाएगा। सो सवाल ये है कि क्या एक बार फिर टैक्सों का इन्हिसार पेट्रोलियम सेक्टर पर है? इसका जवाब हम लेंगे। अब्दुल्ला यूसुफ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन है FBR के, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, सबसे बड़ा बुनियादी सवाल, आप समझते हैं कि 3,103 अरब रुपए का जो टैक्स का जो हदफ है वो बआसानी हासिल किया जा सकता है, जो भी स्टेप्स वफाकी हुकूमत ने अभी लिए हैं? क्योंकि अभी तक 45% जो इन्हिसार है वो पेट्रोलियम सेक्टर पर ही हमें नज़र आ रहा है, अगर हम फाइनेंस बिल देखते हैं और अगर हम जो बजट डॉक्यूमेंट है वो अगर हम देखते हैं। जी शुक्रिया। देखें, बात यह है कि अब ये जो होता है ना टारगेट को अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो 1947 से लेके आज तक, विद फ्यू इयर्स एक्सेप्शन, 5 साल की एक पीरियड है बीच में, जो कि उसमें आपने टारगेट जो फिक्स किया उसको एक्चुअली एक्सीड भी किया। बाकी जितने साल हैं हर साल आप टारगेट फिक्स करके फिर उसको रिवाइज डाउनवर्ड करोगे, फिर उसको भी अचीव नहीं करोगे। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी हिस्ट्री है। अब जहां तक टारगेट फिक्सेशन का ताल्लुक है, वो तो एक हमें हर वक्त कोई ना कोई एक हायर किस्म का टारगेट जो है वो ज़हन में होना चाहिए या कोशिश होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसके साथ ही ज़रूरी ये होता है कि अब आपने उसके साथ रिलेटेड जो आपने एक्शंस करने हैं या स्टेप्स लेने हैं उसकी क्या पोजीशन है। और जैसे आपने सही बात की कि देखिए हमारा जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, बेसिक इशू, वो है टैक्स पेयर बेस। और टैक्स पेयर बेस अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ही नैरो है, और उसको अगर हम सिर्फ अस्यूम करें कि उसी के ऊपर ही हम टैक्स लगाते जाएंगे और हमें वो अचीवमेंट भी होती जाएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल।
लिहाजा वी हैव टू गो फॉर अ सब्सटेंशियल एनहांसमेंट इन आवर टैक्स पेयर बेस। अब आएगा अगला सवाल कि अच्छा जी फिर अब हम वो करेंगे अचीव कैसे? अब उसके लिए देखिए देयर आर मेथडोलॉजीज अवेलेबल दुनिया में। अब जो टेक्नोलॉजी है ना, जो ऑटोमेशन का एक प्रोसेस है, वो एक बहुत ही बड़ा आपका टूल है इन द मैनेजमेंट हैंड्स, जो कि इफेक्टिवली आपको हेल्प करता है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। अब उस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब आपने बजा फरमाया, लेकिन सर पॉइंट ये है कि अगर एक बार फिर हमारा 45% हिस्सा इस टैक्स रेवेन्यू के हदफ को हासिल करने के लिए पेट्रोलियम सेक्टर से आएगा, सो विच मीन्स कि जो रिफॉर्म्स के जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो टैक्स बेस को एक्सपेंड करके वहां से जो आमदन हासिल करनी थी और हमने अपने तमाम खर्चे पूरे करने थे, तो वो तो दूसरे सोर्सेज से नहीं होंगे, वो तो इन्हिसार दोबारा पेट्रोलियम सेक्टर पर है। तो आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है? डेफिनेटली। देखें ना, बात यह है कि आप अगर एक ही बस कन्फाइन करोगे अपने आप को किसी भी एरिया में या सेक्टर में, तो नेचुरली यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू द एक्चुअल पोटेंशियल। पोटेंशियल माशाल्लाह हमारा बहुत है एज फार एज द ग्रोथ इज कंसर्न्ड, टैक्सेशन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इज कंसर्न्ड, वो बहुत है माशाल्लाह। लेकिन अब अगर हमने उसको रीच आउट नहीं कर सकना, बिकॉज हमारी अनफॉर्चुनेटली कैश एंड नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अब हमने अपने आप को इक्विप करना है, और वो सिर्फ आपका ये जो ऑटोमेशन वाली बात मैं कर रहा हूँ उसके थ्रू ही मैनेज होगा। जब आपके पास पूरी एक इंफॉर्मेशन बेस क्रिएट होती है ना, तो फिर आप जाके अगले बंदे को कन्फ्रंट कर सकोगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्योंकि अब हमारा माशाल्लाह वो जो CNIC है, दैट हैज बिकम द सोल आइडेंटिफायर। हर पोटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहां भी आप लोग ने कुछ काम करना होगा, तो आपने कोई घर खरीदना है तो गाड़ी खरीदनी है, ट्रैवल अब्रॉड करना है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, बैंक अकाउंट्स आपने खोलने हैं, उस सारी जगहों पे आपका CNIC इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास जब थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, वो आपका एक डेटाबेस बनता है, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप उस बंदे को रीच आउट करोगे जो कि आपका टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है। You see, you have to actually go to him with facts and figures. ठीक है सर, मुझे ये बताएं सर, कतई कलामी की माजरत, जो आगे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो तो उसके वाले से मैं बात करता हूँ, लेकिन मौजूदा जो अहदाफ हैं, ख़ास तौर पर इस पर मैं आपका मौक़िफ़ ले लूँ। आप समझते हैं कि हमें एक बहुत बोल्ड टारगेट सेट करना चाहिए था और बहुत बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले 2 साल वफाकी हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था IMF का, और बहुत मुश्किल टाइम से हमारा मुल्क जो है वो गुजर रहा था। तो ये एट द मिड ऑफ द बजट और आफ्टर 2 years आप समझते हैं कि अब एक स्पेस पैदा हो गई थी कि किसी हद तक हम रिलीफ भी दे सकते थे, आउट ऑफ द बॉक्स एक स्ट्रैटेजी भी ला सकते थे और बोल्ड स्टेप भी ले सकते थे? देखें, ये जो आपने IMF की बात की है ना, IMF का भी जो है वो एक इस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के ऊपर भी उनका जो है वो काफ़ी फोकस है, और वो भी उसके पीछे कह रहे हैं और लगे हुए हैं कि आप इसको सब्सटेंशियली एनहांस करो। टैक्स पेयर बेस की भी बात हो रही है। अब देखना ये है कि हमने उसको आगे कैसे डिलीवर करना है, हमारा क्या एक्शन प्लान है, तो फिर ही वो चीज़ आगे बढ़ती है ना। तो उसके लिए अब जहाँ तक मैंने जैसे कहा, जहाँ तक हमारे पास ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, देर आर एक्चुअली नाउ एग्जाम्पल्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज ने दे हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ। सर आपने सही कहा सर, टर्किश मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं, आप समझते हैं, क्योंकि वो भी 18-19 बार IMF प्रोग्राम के अंडर गए और बहुत हार्श रिफॉर्म्स के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हुई है उनकी इकॉनमी। तो आप समझते हैं कि हमें टर्किश मॉडल को अब फॉलो करना चाहिए एग्जैक्टली जैसे वो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मिलिट्री रूल रहा, वहाँ पर भी IMF की पॉलिसीज रही, वहाँ पर भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मसला था, और अब फाइनली इस पूरे फेज से गुजरने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखें, उन्होंने पिछले 10 सालों में तकरीबन अपना टैक्स टू GDP रेशो जो है उसको डबल किया है, और ये एक रोल मॉडल के तौर पे इसको उस वक्त जब ये हमारी हुकूमत आई थी PMLN की, तो उस वक्त मैंने सजेस्ट किया था कि रोल मॉडल कंट्री
और वो हमसे भी ज़्यादा दिक्कत में गुजर चुके थे अपने हवाले से, इकोनॉमी वगैरह के हवाले से। तो वो मैंने सजेस्ट किया था कि आप इसको एज अ रोल मॉडल कंट्री करके इनके साथ एक MOU साइन कर लें और फिर उसके ऊपर उसको फॉलो अप करें। तो वो MOU 2013 अगस्त में जब ये डेलीगेशन गया था प्राइम मिनिस्टर का वहां पे, तो उन्होंने वो साइन भी कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारा फोकस रिक्वायर्ड था ना कि उसको फॉलो अप के लिए, वो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो अभी कोई महीना डेढ़ पहले एक्चुअली वहां से होके आए हैं। अब वो बीच में 1.5 साल तकरीबन जा ही नहीं सके। तो दिस इज यानी फॉलो अप नहीं हो सका। सर मुझे ब्रेक लेनी है, सर आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा, ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आने के बाद मजीद इस वाले से बात करेंगे कि अभी जो मसाइल हैं जो जिनको हम अभी फेस कर रहे हैं उससे हम निकलेंगे कैसे, और अगर हमने एक्सपेंशन नहीं की, हम रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट नहीं लेकर आए, तो आगे आने वाले दिनों में इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगी। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट बजट एनालिसिस के हवाले से, और रिस्पेक्टेबल अब्दुल्ला यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, FBR के फॉर्मर चेयरमैन। उन्होंने टैक्स के हवाले से काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स जो हैं वो अपने टाइम में इंट्रोड्यूस की ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा, और उस टाइम पे हमने देखा कि टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक हुई। अब्दुल्ला साहब वेलकम बैक। सर मुझे ये बताएं कि ब्रेक से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, सर ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, डिफेंस के एरियाज़ में और उन तमाम एरियाज़ में जहां पर एलीट क्लास रहती है, वहां जाकर FBR सर्वे करे, वहां जाकर देखे कि कौन 1000 गज या 1000 गज के ज़्यादा बड़े बेंगलोर में रहता है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री बहुत सारी ट्रैवलिंग की है, दुबई, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, मुख्तलिफ मुल्कों में वो 10-10, 20-20 विजिट करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी स्पेंडिंग है, बैंकों में उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि FBR ये सारा डेटा नहीं ले सकता और उन्हें अंडरनेट नहीं ला सकता। देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की है, ये बिल्कुल रॉकेट साइंस अब नहीं है। दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, एक्चुअली सिस्टम्स आर इन प्लेस। अब हमारे पास अब यहाँ पे जो है ना, हमें एक अपनी पहले नियत और फिर उसके लिए कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट। सर विल है, चीज जो है, पॉलिटिकल विल है इसके लिए। अब पॉलिटिकल विल इज द मस्ट, आई फील, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आप ये देखिए कि आप जिस तरीके से हम अपना जो डेट है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारा एक फिस्कल डेफिसिट इज अ रियल इशू। अब इसको हम, इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड। इसके लिए हमें हर हालत में मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है फॉर आवर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसके लिए एक बेसिक जो इशू है वो है आपका टैक्स पेयर बेस। और टैक्स पेयर बेस जो है वो हमारी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नैरो है, और हमारा पोटेंशियल माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। अब ये सारा जो डेटाबेस की बात है और जो इंफॉर्मेशन की बात है, ये बिल्कुल आप उसको सही मानों में कलेक्ट कर सकते हो, और पार्शली हमने कलेक्ट की हुई भी है और ऑलरेडी वहां पे हो भी रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप होलिस्टिकली डील करो, कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आनी चाहिए, फिर जाके आप सही मानों में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका जो बेनिफिट है ना, वो फिर आप ले सकोगे। सर इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ बजट पर फोकस नहीं करना चाहिए, बजट के अलावा भी ये काम हो सकते हैं। एज ऑफ टुडे अगर FBR पॉलिटिकल विल के साथ काम स्टार्ट करे और नेक नियति से, जैसा आपने फरमाया, तो ये काम अभी भी हो सकता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल बजट का जो है ना पार्ट, बजट का आपका एक पॉलिसी का पार्ट होता है, वो उसको मैं कहूंगा दैट इज द टैक्स पॉलिसी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, ये जो दूसरी साइड रिफॉर्म्स, अब वो जो टैक्स पॉलिसी का पार्ट है उसके भी इश्यूज हैं और वो भी आपको एड्रेस करने होंगे। जैसे आपने भी पहले शायद मेरा ख्याल है मेंशन किया कि अब हमारे वो जो 2 सेक्टर्स हैं, एक तरफ एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ सर्विसेज में हमारा जो रिटेल, होलसेल, ट्रांसपोर्ट,
ये जो सेक्टर्स हैं तकरीबन इन दोनों को अगर आप ऐड अप करो अबाउट 40% के करीब बनेंगे जी। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द टैक्सेस इज ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। अब ये अगर इकोनॉमी को 40% कोई कंट्रीब्यूट करता है तो टैक्सेस में आप कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो ये आपका एक पॉलिसी का फ्लॉ है। नो सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि टैक्स पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हमें अलग अलग देखना चाहिए, लेकिन सर अगर हम नंबर 3103 अरब रुपया रख रहे हैं, लास्ट ईयर का टारगेट 2810 अरब रुपए का था, जो कि ऑलमोस्ट 100 अरब से शॉर्टफॉल इट इज मोस्ट लाइकली कि इस साल हम रहेंगे फिस्कल 15 में, तो विच मेक्स के 400 अरब रुपए हम एडिशनल रख रहे हैं। तो 400 अरब रुपया तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन होने चाहिए और टैक्स पॉलिसी साइड पर जो एक्शन होने चाहिए वो इसका मतलब है ज्यादा बड़े नहीं होंगे फिस्कल 16 में। एब्सोल्युटली, मैं तो ये बिलीव करता हूं कि जहां तक हमारा माशाल्लाह पोटेंशियल है और जो हम एक्चुअली कलेक्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट जो हम कलेक्ट कर पाते हैं उसमें एक उसको कहते हैं टैक्स गैप। एक तो वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो बुनियादी तौर पे बिकॉज ऑफ आर इनइफेक्टिवनेस ऑफ आर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ आर कैश एंड नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो वो एक्सप्लॉइट की जाती है सिचुएशन। अब अगर आप उस चीज को गैप को फिल करोगे तो एक जो हमने रिसर्च कराई थी 2006 में, उसके मुताबिक जो टैक्स गैप था उस वक्त वो था 79%। यानी आपकी जो भी मौजूदा टैक्सेस वगैरह हैं उसकी बेसिस के ऊपर इकोनॉमी की अगर पोजीशन देखी जाए तो अगर आप 100 रुपए कलेक्ट कर रहे हो तो आप 79 रुपीज कलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अगर आप देखिए ना, आपने कोई 2.6 ट्रिलियन अगर कलेक्ट किया है तो इसका मतलब है आपका को तकरीबन 1.25 ट्रिलियन के करीब आपने कलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो सर अब टैक्स गैप बड़ा होगा? ये टैक्स गैप मे बी हैज गॉन अप बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ दैट लास्ट रिसर्च, उसके बाद तो कोई नहीं कराई गई, तो वो डेफिनेटली बड़ा भी होगा। तो अब ये जो चीज है, एक तरफ आपका फोकस रिक्वायर्ड है इस चीज के ऊपर, ठीक है, और फिर इसके अलावा वो टैक्स पॉलिसी वाली बात है जिसमें वो एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशन रिजीम्स और ये चीजें हमने की हुई हैं और वो आपको रिव्यू करना है और उसको आपने मतलब equity demands that it should be across the board। ठीक है, फेयर इनफ। नाउ सर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे ये बताएं कि 1279 अरब रुपया हमने मार्कअप पेमेंट करनी है, ये बजट डॉक्यूमेंट मेरे सामने मौजूद है। पेंशन की मद में जो सिविल और मिलिट्री दोनों की शामिल है 231 अरब रुपया हमने वो देना है, डिफेंस का 780 अरब वो देना है। तो सर और इसके अलावा रनिंग द सिविल गवर्नमेंट उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो सूबों को जो ट्रांसफर होंगे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो सर क्योंकि ये सब नहीं हुआ जो कि हमने डिस्कस किया, तो अब आने वाले दिनों में आम आदमी पर बोझ ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखें, अब बात यह है कि हमारी, जैसे मैंने शुरू में भी बात की, ये जो फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम जो कि हम उस पे काबू नहीं पा रहे अभी तक, वो है कि एक नंबर अब आपका जो नंबर 1 आइटम बन गया है वो है आपका डेट सर्विसिंग 1.3 ट्रिलियन और सो जी, जो कि आप जो आपने लोन लिया हुआ है ना, ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है, वो उस पे ये इंटरेस्ट चार्जेस हैं सिर्फ, इसमें कोई रीपेमेंट लोन की इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन सर इसहाक डार साहब ने जो बजट डेफिसिट है उसको तो काफी कर्टेल किया है, 8.5% ऑफ जीडीपी पर था जरदारी साहब के दौर में जब उनका आखिरी साल था, और अब ये फिस्कल डेफिसिट अराउंड 5% पर आ चुका है, तो तकरीबन 3.5% ऑफ जीडीपी उन्होंने बजट डेफिसिट कम किया, तो ये क्रेडिट तो जाना चाहिए इन्हें। देखें, बात यह है कि आई डोंट थिंक एनीबडी इज टेकिंग द क्रेडिट अवे जो भी किया है, लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखिए, उस वक्त जो ये 8.8% पे गया था ना ये फिगर, वो था कोई 480 बिलियन उस वक्त आपकी जो थी सर्कुलर डेट की पेमेंट, उसको भी उसमें डाला हुआ था। तो देयरफॉर दैट फिस्कल डेफिसिट हैड क्रॉप्ड अप, गॉन अप टू दैट लेवल। अब वो चीज जो है वो इसमें नहीं आती, बजट में उसका कोई अमाउंट नहीं है इस वक्त। बजट में आपका जहां तक पावर सेक्टर का ताल्लुक है वो फिगर सिर्फ आता है जो कि आपकी वो है सब्सिडी का पार्ट। बाकी जो आपका सर्कुलर डेट फिर से जैसे एक्यूमुलेट हो रहा है ना,
वो चीज जो है दैट इज गोइंग टू बी डेल्ट विद अगेन व्हेन एवर, लेकिन बजटेड अमाउंट कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वो एक आपका थोड़ा सा उसका बेनिफिट एक आप ले लीजिए वर्कआउट करके। ओके अब्दुल्ला यूसुफ साहब, एक और चीज है सर, अभी आपने डेट के हवाले से बात की सर, एक तो डेट सस्टेनेबिलिटी है जिसका तस्करा आपने काफी बार किया है, प्री बजट शो में भी किया और अभी भी किया सर। एक डेट सर्विसिंग कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात होती है और वो कनेक्टेड है टैक्स के साथ, आपको पता है। तो जब हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी तो हमारी डेट सर्विसिंग कैपेसिटी भी, इसका मतलब है, नहीं बढ़ी। तो अगर हम एक्यूमुलेशन ऑफ डेट ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उधार चुकाने की सकत हमारी कम होती जा रही है, तो सर आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा मसला है? एब्सोल्युटली। बात यह है कि अगर आप किसी भी घर में अपने हिसाब को देखें या किसी बिजनेस वेंचर के हिसाब को देखें कि हमने एक लोन लिया और फिर दूसरी तरफ हमारी एक इनकम सोर्स है, अब हमने लोन रीपेमेंट्स करनी होती हैं, वो महीने में हमने कितनी करनी है, हमारी इनकम कितनी आ रही है, बाकी हमारे अखराजात कितने हैं, तो हम क्या उसको मैनेज कर पाएंगे, हमारे पास शॉर्टफॉल आएगा या कोई सरप्लस आएगा। तो ये एक बुनियादी चीज होती है, वो आपका अभी बैलेंस जो है वो उस तरह से वर्कआउट नहीं हो रहा, बिकॉज अब हर साल हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से हमें बोरो मजीद करना पड़ रहा है ना, लोन हम मजीद लेते जा रहे हैं। तो इसलिए आपका जब तक ये बात जो कंट्रोल में नहीं आती, एक तरफ तो ये हर रोज ये चीज बढ़ रही है ना, जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पहला हमारा एक्शन रिक्वायर्ड ये है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा सरप्लस में अगर चले जाते हैं इंशाल्लाह देखें, तो फिर आप उस पे भी कुछ ना कुछ उसमें से भी पे करोगे, लेकिन फिर उसके साथ साथ एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि जो भी आपके इस वक्त पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं ना, या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, अब आप उनकी प्राइवेटाइजेशन के भी तरफ जाना चाह रहे हो एज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब आप उनको बेचते हो तो अगेन वो भी लॉ उसका जो प्राइवेटाइजेशन वाला है वो ये रिक्वायर करता है कि 90% ऑफ द सेल प्रोसीड्स शुड बी पेड टू पे ऑफ सम ऑफ द डेट। तो ये बात जो है वो भी हमें देखनी चाहिए और उसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है सर, एक और चीज मुझे बता दें कि सूबों को जो हम पेमेंट कर रहे हैं सर, वो तकरीबन 1800 अरब रुपया, टोटल ट्रांसफर टू प्रोविंसेस 1900 अरब रुपया हो रहा है, जिसमें अगर लेस पेमेंट्स टू फेडरल गवर्नमेंट को जो ये पे करते हैं इंटरेस्ट और लोन पे रीपेमेंट्स, उसको आप एडजस्ट भी कर दें तो 1900 अरब रुपया। तो सर सूबे आप समझते हैं कि अब उनका क्रिटिकल रोल हो गया है आगे आने वाले दिनों में कि इकॉनमी की अगर सस्टेनेबिलिटी है, इकॉनमी को अगर पांव पर खड़ा करना है, तो सूबों के इफेक्टिव रोल के बगैर ये मुमकिन नहीं रहा। देखे ना, अब ये जो NFC अवार्ड था हमारा, उसके तहत अब ये 57% ऑफ वट एवर यू कलेक्ट एज रेवेन्यूज आपने सूबों को ट्रांसफर कर देने हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 50% तो हमारा इस वक्त जो डेट सर्विसिंग है वो ही चला जाएगा और चला जाता है। तो अगर आप सिर्फ ये दो आइटम्स ले लें तो आप जो भी रेवेन्यू मोबिलाइज किया, you are already in the negative by about 7%. Absolutely. ठीक है, बाकी आपके जितने खर्चे हैं डिफेंस के हैं, आपके पब्लिक सेक्टर के लॉसेस और सब्सिडीज के अमाउंट्स हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, आपका PSDP है, ये सारी चीजें जितनी हैं वो आप बोरो कर रहे हो बेसिकली। नाउ दैट इज वेयर वी हैव दिस प्रॉब्लम। अब सूबों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, सूबे जो हैं उनको भी एहसास करना चाहिए कि अब आप भी कोई रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे एफर्ट करो, बिकॉज अब आपको सर्विसेज सेक्टर जो है वो सर्विसेज GST ऑन सर्विसेज वो ट्रांसफर कर दी गई हैं सूबों को। जी हाँ, बिल्कुल। जो एग्रीकल्चर है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये तो इतने बड़े आपके पास आ गए हैं पोटेंशियल एरियाज, आप उनको भी जरा फोकस करके उनसे भी कुछ रिटर्न लेना चाहिए। बिल्कुल। और यही शायद अब वे फॉरवर्ड होगा आने वाले दिनों में। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक व्यूअर्स, और ब्रेक से आने के बाद इंपॉर्टेंट इशू एक और हम डिस्कस करेंगे। पावर सब्सिडी जो है वो फेज आउट की गई है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। 96 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो कम की गई है, 16 अरब के इलेक्ट्रिक की और तकरीबन 85 अरब जो है वो वापडा की कम की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट
बिजली की प्राइसेस पर क्या पड़ेगा और फिर ताजिर बरादरी का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, इस ब्रेक के बाद। पहले हम डिस्कस कर रहे थे टैक्सेशन के हवाले से और अग्रेसिव रिफॉर्म्स की जरूरत थी। बहरहाल 3103 अरब रुपए का टारगेट गवर्नमेंट कैसे मीट करेगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। नाउ सब्सिडी के हवाले से बात करते चलें। वापडा की जो सब्सिडी थी पिछले साल 185 अरब रुपए रखी गई थी, अब वो कट करके 98 अरब की है। तो गवर्नमेंट ने 87 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो वापडा की कट की है। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी 36 अरब रुपए की थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसे कट करके 20 अरब रुपया किया गया है। 16 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी कम की गई है। पावर सेक्टर में ह्यूज कट किया है सब्सिडी के पर्सपेक्टिव में, जो कि 46% बनता है। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मसूद नकी साहब, सनतकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उसामा कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है, चीफ ऑफ स्टाफ के इलेक्ट्रिक, आपका भी बहुत शुक्रिया उसामा। मसूद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो सब्सिडी कट हुई है इस बार पावर सेक्टर में, आप समझते हैं पावर टैरिफ बढ़ेंगे? कहाँ से लाएंगे पैसे, उनको बढ़ाने पड़ेंगे। आजकल के हालात में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो टैरिफ अच्छी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हम तो गैस की बात करते थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक और वापडा के पास डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप कोई एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जब किसी वजह से फॉल्ट की वजह से उसकी बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर हो या केबल हो, वो पैसे उस वक्त वो दे रहा होता है। बावजूद इसके कि सब्सिडीज़ ह्यूज थी जो आप देख रहे हैं और आपने सारे फिगर्स बताएं, तो ये लोग कहाँ से लाएंगे? डेफिनेटली इसका बोझ जो है वो सारिफिन पे आएगा। अब कौन कौन से सारिफिन पे किस तरह किस टैरिफ से आएगा, ये अभी आने वाले दिनों की बात है। लेकिन जनरली आप समझते हैं कि पावर टैरिफ बढ़ेंगे और वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा और रमजान इफेक्ट भी आ रहा है। एब्सोल्युटली ये भी होगा। और दूसरा, ये इंडस्ट्रियल साइड पे अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। अब अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद के इलेक्ट्रिक, जो कि अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसने इतना बर्डन डाला हुआ था, जो अभी आपके साथ साथी भी मौजूद हैं इनके, तो अब ये कहाँ से लाएंगे? इनकी अपनी बैलेंस शीट कैसे सीधी करेंगे? इनके क्या गवर्नमेंट के साथ क्या एग्रीमेंट्स हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो लॉन्ग टर्म में किस तरह है? वी डोंट नो दैट, बट स्टिल वी फील वी फेयर कि ये होगा। ऐसे फेयर है। उसामा से पूछ लेते हैं। उसामा, मुझे बताएं कि 16 अरब रुपया कट किया है फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी सब्सिडी, एंड हमें यह भी पता है कि 6500 मेगावाट का जो इशू है वो अभी तक पेंडिंग है, जो कि आपको मिलना था एनटीडीसी से। लेकिन ये जो 16 अरब रुपए का जो इंपैक्ट है, क्या ये ट्रांसलेट होगा? पावर टैरिफ मजीद बढ़ेंगे कराची में? देखें आदिल, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस इशू पे मुझसे बात की। मैं सबसे पहले 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। कुछ मसूद साहब ने भी बात अभी जो मैं उनकी सुन रहा था जो था, एक तो सबसे पहले ये सब्सिडी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को नहीं मिलती। मतलब ये के इलेक्ट्रिक के लिए नहीं होती कि हमारे ऑपरेशन चलाने के लिए ये सब्सिडी दी जाए। ये सब्सिडी कंज्यूमर टैरिफ पूरे मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है और ये कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाती है। जहां तक आपने 36 अरब का नंबर जो अभी आपने कोट किया है, जो 36 बिलियन का नंबर आप कह रहे हैं, ये गलत नंबर है। इस साल की जो सब्सिडी बजटेड थी वो 50 अरब रुपए थी। पिछले साल ये जो गुजर गया फाइनेंशियल ईयर, जो हम इसमें 50 अरब रुपए की सब्सिडी थी, जो जिसमें से हमें अभी तक कुछ नहीं दिया है हुकूमत ने, और ये हम कॉस्ट इनकर कर चुके हैं। मैं आसान अल्फाज में आपको इस तरह बता दूं कि अगर हमारी कॉस्ट आ रही होती है लेट सपोज 15 रुपए, गवर्नमेंट हमें कहती है, हुकूमत पाकिस्तान हमें ये कहती है कि आप 15 रुपए कंज्यूमर को पास चार्ज नहीं कर सकते, आप 13 रुपए चार्ज करेंगे, 2 रुपए हम सब्सिडी देंगे आपको कंज्यूमर के बिहाफ पे। तो ये वो अमाउंट होती है जिसको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कहते हैं। और हमें बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमें पिछले साल की भी सब्सिडी में से अभी तक कुछ रिलीज नहीं किया गया। बट इसमें 50 अरब रुपए की, उसामा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का बजट का पेपर है, और इसमें सब्सिडीज के सेक्शन में पेज नंबर 34 पर लिखा है कि जो रिवाइज्ड 2014 और 15 का जो बजटेड अमाउंट था, उसमें 36 अरब रुपए एलोकेट किए गए थे सब्सिडी टू के इलेक्ट्रिक कंपनी, और अब उसको फेज आउट करके 2015-16 के लिए 20 अरब किया गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल गवर्नमेंट कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उसके अंदर उन्होंने नंबर जरूर लिखा होगा, लेकिन बजटेड नंबर और क्लियर नंबर, मतलब आउटस्टैंडिंग तो उन्होंने आपको नहीं बताया ना कि अभी तक पेड नहीं, ये पेड या अनपेड की तो बात नहीं की ना उन्होंने,
कि कितने इसमें से सब्सिडी पे हो चुकी है और कितनी नहीं हो चुकी। हाँ। नहीं तो उन्होंने तो इस साल का मेंशन किया है ना, आउटस्टैंडिंग नंबर तो शायद वो इसमें मेंशन नहीं करेंगे, ऐसे ही है। एग्जैक्टली नहीं किया मैंने, तो मैं आपको सही कह रहा हूँ कि अंडरस्टेटेड नंबर है, ये अंडरस्टेटेड है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर टैरिफ पूरे मुल्क में जो टैरिफ है उनको यूनिफॉर्म करने के लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ये के इलेक्ट्रिक यूज नहीं करती। हमें नहीं, वापडा को भी देती है और डिस्कोस को भी देती है। उसकी वजह ये है कि कराची में बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक सोर्स से बिजली मिलती है, विच इज एनटीडीसी, या अगर दूसरी कोई आईपीपीज हो उनकी उस इलाके के अंदर, वरना ज्यादातर उनको बिजली एक सोर्स से मिलती है, नेशनल ट्रांसमिशन, जो नेशनल ग्रिड कहते हैं आप, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के थ्रू मिलती है। हमें कराची के अंदर क्योंकि हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी हैं, तो हम अपनी पावर खुद प्रोड्यूस करते हैं या आईपीपी से ले रहे होते हैं, और सिर्फ 650 मेगावाट उसके अंदर ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एनटीडीसी का होता है। तो हमारी ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है एज कंपेयर टू एनटीडीसी, क्योंकि हमारे पास कराची में अवेलेबल सोर्सेज या तो फर्नेस ऑयल है बिजली के ऊपर, या गैस है, या आईपीपीज है। जो आईपीपीज हैं दोनों चपाल और गुल अहमद, वो भी फर्नेस ऑयल बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कॉस्ट हाई होती है। ओके उसामा, स्टे ऑन दिस पॉइंट। जी मसूद साहब। उसामा, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं मैं आपसे। एक तो ये कि ये जो आप कह रहे हैं 50 बिलियन या 36 बिलियन एक आर्ग्यूमेंट है जो कि नंबर्स का है, लेकिन ये आपके पास रिसीवेबल तो खड़ा हुआ है ना टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो तो हो गया। अब दूसरी बात ये, एक और चीज हम लोगों के समझने के लिए और आम सारिफ के समझने के लिए, कि आपने जब एक एग्रीमेंट किया होता है गवर्नमेंट के साथ, तो आपके पास फेज वाइज ये सब्सिडीज चल रही होती हैं, ये 50 अरब या 36 अरब है तो यही खड़ा रहेगा और यही चलता रहेगा? देखिए मसूद साहब, ये हमारा कोई अग्रीमेंट के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है कि देखिए सब्सिडी गवर्नमेंट की विश पे दी जाती है। सब्सिडी कोई मतलब हम तो पूरा टैरिफ नेपरा के पास लेके जाते हैं ना कि ये हमारी कॉस्ट है, नेपरा सारी कॉस्ट इवैल्यूएट करता है कि जी फ्यूल मिक्स क्या था, उस तरीके से हमारी कॉस्ट कैलकुलेट करता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड ये करती है, जो कि अब नेपरा को ही उन्होंने ये पावर भी दे दी है, कि कितना टैरिफ पास ऑन करना है कंज्यूमर। तो इट्स नॉट आवर डिसीजन। अगर आज गवर्नमेंट सब्सिडी खत्म कर देती है, जो कि अभी 20 अरब का जो आप नंबर दे रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट कि ये सब्सिडी खत्म ही हो रही है एक तरह से, क्योंकि 50 बिलियन का इस साल की सब्सिडी बनी है, और इस जब आप 20 बिलियन हो जाएगी तो तकरीबन 50-55% ऑलमोस्ट रिडक्शन की बात आप कर रहे हैं। और हमें अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, हम लोग अभी भी कैलकुलेट शुरू कर रहे हैं कि किस बेसिस, कोई ना कोई बेसिस होती है कोई चीज बजट करने की। सो इट इज क्लियर की क्या अजम्पशन ली है। सो उसामा साहब, इट इज क्लियर कि जो सब्सिडी आप कंज्यूमर को अगर दे रहे हैं, अगर उसको वही नाम दे लें और वो गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, तो डायरेक्टली आप कंज्यूमर को चार्ज करेंगे। नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते ना सर। नहीं, ये बात नहीं ना सर। देखें कहाँ से आएंगे वो? अगर एक आप 15 रुपए की प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसामा कहीं तो एडजस्ट होंगे ना। उसामा देखें, अगर 10 रुपए का टैरिफ था, ये बिल्कुल देखें, लेट्स अज्यूम, मैं आदिल एक सेकंड मुझे दे दें, मैं जी प्लीज। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि गवर्नमेंट उसका बर्डन ले रही थी कंज्यूमर को सब्सिडी देने की। अब ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट उसका बर्डन नहीं लेगी तो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी कि वो कंज्यूमर टैरिफ में चार्ज हो। तो ऑब्वियसली वो सब्सिडी जो अब जैसे जैसे खत्म हो रही है वो कंज्यूमर के ऊपर जाएगी, क्योंकि हमें तो अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है। जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन या कॉस्ट ऑफ यूनिट जो आ रही है वो तो हमें रिकवर करनी है ना। तो वो ऑब्वियस हम ये सर आप सेटिस्फाइड हैं? मसूद साहब, आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है। कोई आदमी सेटिस्फाई इस चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी अब ये के इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट के जो मामला हैं वो तो अपनी जगह आप उसको छोड़ दें, लेकिन सारिफ को, यूजर को, इंडस्ट्रियल यूजर हो, कमर्शियल यूजर हो या घर वाला यूजर हो, किसी को भी ले लें, उसके ऊपर तो ये बर्डन आना ही है। तो वो कैसे मुतमईन होगा? मैं कैसे मुतमईन होऊंगा और एक आम आदमी कैसे मुतमईन? मैं मेरा पॉइंट ये है आपसे, और उसामा आप इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। 10 रुपए का अगर टैरिफ, जैसे उसामा कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है के इलेक्ट्रिक को, अगर पूरे मुल्क में 12 रुपए का टैरिफ है और के इलेक्ट्रिक का 14 रुपए का टैरिफ था और गवर्नमेंट उसमें अपनी सपोर्ट डाल रही थी, अब 2 रुपए उन्होंने खींच लिए ताकि यूनिफॉर्म रहे, तो 2 रुपए का इम्पैक्ट तो आएगा, फिर ये उसको बढ़ाएंगे तभी इम्पैक्ट। आप ये भी पूछिए उसामा से कि कॉस्ट, उसामा ऐसे ही है, कॉस्ट जो है, एक सेकंड मैं बता जी, उसकी कॉस्ट आप भी कंप्लीट कर लें, मैं जी कॉस्ट की रेलेवेंस आपकी के इलेक्ट्रिक की और बाबडा की और दूसरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उनको कैसे कंपेयर करेंगे? कोई हाइडल पे जा रहा है, कोई थर्मल पे जा रहा है, कोई गैस पे है, कोई फर्नेस पे है, तो ये कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो है ये कैसे बैलेंस होती है? ये भी समझाइए ना कि आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी फिर। मैं बताता हूँ मसूद साहब इसका। बिल्कुल देखें, जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो एनटीडीसी जो पावर बेचती है
वो नेशनल ग्रिड के अंदर मौजूद मतलब जितने भी पावर प्लांट्स हैं उन सब की कॉस्ट की एवरेज कॉस्ट होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हाइडल प्लांट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या पर्टिकुलर शहर में लगा हुआ है तो उस शहर की कॉस्ट कम होगी। वो बास्केट रेट कहलाता है, वो वेटेड रेट, वो डिस्को रेट कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो रेट होता है। उसी रेट पे हमें भी 650 मेगावाट बिजली मिलती है, उसी रेट के ऊपर पाकिस्तान की बकाया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी बिजली मिलती है। जहां तक आपने रेट की बात की, तो रेट की जितनी भी कैलकुलेशन है हमारे से रिलेटेड या इवन जो बाकी मुल्क के पावर प्लांट्स हैं वो सारी नेपरा करती है और ऑन एक्चुअल बेसिस होती है, जिसके अंदर मतलब बहुत ही एक डिटेल किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो और उसकी बाकायदा हेयरिंग की जाती है। बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसामा, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। दूसरा आदिल, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से अपना वर्डिक्ट भी दिया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो 4 तरह के हैं वो इलीगल हैं और फेडरल गवर्नमेंट वो रिवर्स करे, और आई गेस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है स्टे के लिए। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हमारा तो मतलब एक ही फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट होता है, मुझे नहीं पता बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में क्या है। हमारा एक ही फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट होता है और वो भी एक फॉर्मूले के तहत होता है। दैट इज वेरी मतलब अगर कोई लेके बैठेगा उसको तो इतनी मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। उसके अंदर जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव भी जाता है। अगर आप पिछले 6 महीने से कराची में देखें तो एफएस बल्कि 7-8 महीने से देखें तो सारे नेगेटिव ही जा रहे हैं, फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट सारी नेगेटिव में है। जो आदिल आपने पहला सवाल किया था कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अभी ये तो पॉलिसी जो थी टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की या कंज्यूमर सब्सिडी की, वो पॉलिसी यूनिफॉर्म रखने के लिए थी। अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने किस बेसिस के ऊपर अगर 20 बिलियन रुपए रखा है तो ये अभी मैं नहीं कह सकता कि क्या वो यूनिफॉर्म रहेगा आगे जाके टैरिफ, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी सब्सिडी कम की जाएगी वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी। पहले तो गवर्नमेंट कंज्यूमर का वो बर्डन अपने ऊपर लेती थी, तो अब वो बर्डन गवर्नमेंट अपने ऊपर से उतार के कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना उसामा, एज प्राइवेट कंपनी। अगर वो सब्सिडी खींच भी रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो एट द एंड ऑफ द डे कराचीइट्स जो 2-2.25 करोड़ आवाम है वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया, वो तो ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक ने रेट बढ़ा दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पे फिक्स होगी ना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात ही नहीं है ना आदिल। क्या हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट चार्ज ना करें? क्या हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो चार्ज होगी कहीं ना। कोई भी इदारा अपनी जेब से पैसे लेके तो जेब से पैसे डाल के कोई पावर सप्लाई तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है ना ये तो। मतलब अगर आपकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही, आप एक चीज बनाते 10 रुपए की हैं और आप बेच 8 रुपए की रहे हैं, तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? यानी इसका मतलब वही हुआ ना उसामा, इसका मतलब यही हुआ कि 16 अरब काटने से जो रेट है बिजली का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें तो कोई इख्तिलाफ। मैंने आपको किसी बात में मतलब ये ऐसा इंप्रेशन कहीं नहीं दिया कि नहीं जी रेट नहीं बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही उसको नोटिफाई करके रेट बढ़ाएगी, नेपरा ही उसको डिटरमिन करके रेट बढ़ाएगी। ठीक है उसामा, आपने क्लैरिफाई कर दिया ये पूरा इशू। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उसामा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। सर ये बताएं कि बिजली का रेट बढ़ेगा जैसा कि उसामा ने बताया, तो आप उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कहा गया है कि जी हमें रिलीफ इतने ठीक ठाक नहीं दिए वफाकी हुकूमत। एक्चुअली देखो आदिल, रिलीफ का तो मसला नहीं है, रिलीफ चाहिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं, ये बात लंबी हो जाती है अगर हम उसामा से इसको करते कि आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यूटिलिटी कंपनी है, रीजन में दूसरी जगहों पे सेंट पे जाए ना, आप रुपए में कन्वर्जन में जाएंगे, सेंट पे जाएं। दूसरी यूटिलिटी कंपनीज जो है किस कॉस्ट में देती हैं और वो कैसे बनाती हैं, अपनी बैलेंस शीट कैसे करती हैं, कितनी रॉयल्टीज और कितनी जो है रिपेट्रिएशन करती हैं पैसों की, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो ये 20 अरब रुपया 2 करोड़ आदमी के ऊपर महीने पे लाद दिया गया है, ठीक है ना, ये तो तय हो गया, इसको डिविजन कर लें और ये हर आदमी के ऊपर डाल दें, तो ये तो 20 अरब रुपए। अब 20 अरब रुपए को आप कराची की आबादी को बाकी से कंपैरिजन करने जाएं तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाहिद जो कराची में है वो सबके ऊपर सितम ढाएगी, और बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा ये अभी नहीं पता। और ही हिमसेल्फ इज नॉट क्लियर कि जी कैसे होगा। नेपरा वर्किंग करेगी और नेपरा रेट डिक्लेयर करती है, एंड ही डजंट नो कि जी ये यूनिफॉर्म रेट होगा आइंदा के लिए, वो तो नेपरा ही बताएगा ना सर, वो व्हाटएवर, लेकिन ये बर्डन तो आ गया ना जी। ठीक है, तो सर मुझे बताएं कि ये जो इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टेप लिए गए हैं इस बजट में, 64 अरब का पैकेज अगले 3 साल के लिए, इसके अलावा एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट जो है वो अराउंड 9 होता था, अब 4.5% होगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट छोटे मोटे स्टेप लिए हैं। तो आप समझते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बेहतर स्टेप्स हैं या मजीद कुछ ऐड होना चाहिए?
देखिए, बेहतर तो अगर हम ज़बान से कहते जाएं और लिख के दे दें तो बहुत अच्छे होते हैं, ये अच्छे लगते हैं। 20 अरब रुपए TDAP को भी दिया जाएगा कि जी 20 अरब रुपए वो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन पे लगाएंगे। ये 64 अरब रुपए 2019 तक है, 2019 तक है, तो हम 4 साल की बात कर रहे हैं। बजट स्पीच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वजीर ख़जाना ये कह रहे थे कि जी ये मैं 2-2.5 साल कैसे पूरे करूंगा, ये शेख चिल्ली वाली बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो इतना लंबा उदाहरण है 64 अरब रुपए का, इस पे लोगों का कंफर्ट लेवल नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपने पिछले 4-5 सालों से 40 अरब रुपए हमारा वापस नहीं किया, ये 64 अरब रुपए आप 4 साल की बात करते हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस शेकी है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई रिलीफ है। तो रिलीफ आज मिलना चाहिए, अगले 3 आप पैसे वापस करो, रिलीफ नहीं चाहिए जी। तो सर उन्होंने कहा है ना कि हम रिफंड्स अगले 3 महीने में पे कर देंगे। सर अगले पिछले 3 साल से 3 महीने का बोलते हैं, कौन से कर दिए इन्होंने? जितने वादे किए सारे झूठे हैं, नहीं करते। ये रिलीफ की बातें हैं, ये टाइम पास बजट है। वक्त की कमी के बाद मजीद बात नहीं कर पाएंगे। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया एंड उसामा कुरैशी के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, हमारी तरफ से यही कुछ, आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।